guys, what's up and welcome back to आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे 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 गुलगुलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो। चलिए तो आज गाइज हम लोग हमारे केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सारे के सारे बॉन्ड पैरामीटर्स। तो चलिए सब लोग हेडिंग डालेंगे और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स कि भाई साहब ये बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, क्या आप लोगों को इन बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है? 110% होगा अगर आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो, नॉट पहले वाला वीडियो, इनफैक्ट पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमने उसके अंदर सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी। बॉन्ड लेंथ, सर बॉन्ड लेंथ कैसे पढ़ी थी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा 2 मिनट में। देखो बेसिकली बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द, इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। क्या आपको बात समझ में आई? दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। क्या हल्का हल्का याद आया? हाँ सर, आपने कुछ कुछ एटॉमिक रेडियस में ये बात बताई थी। यस, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये किस में बन रहा है? ये बन रहा है इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बन रहा है तो ये कैसा दिखाई देगा? देखो बेटा, होमो का मतलब सेम, मतलब कि अगर मान लो ये तुम्हारा एक एटम का न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे एक एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है। कूल। ये मैंने बनाया यहां पर मेरा दूसरा न्यूक्लियस और ये इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का रेडियस है। तो ये तुम्हारा एक न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा एक न्यूक्लियस हो गया। इमेजिन करो, इमेजिन करो ये दोनों एटम क्लोरीन है, मतलब बेसिकली व्हाट वी आर स्टडिंग क्लोरीन। अब आप एक बात देखो, इन दोनों क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच का आप लोग डिस्टेंस निकाल लो। लेट्स से यहां का डिस्टेंस है आर ए और यहां से यहां का डिस्टेंस है आर बी। क्योंकि ये होमो एटॉमिक न्यूक्लियस है, आर ए हमेशा आर बी के बराबर रहेगा भाई, क्योंकि दोनों एटम सेम है ना। तो हमें क्या करना है? हमें यहां से यहां तक के टोटल डिस्टेंस को निकालना है, दैट इज आर। सो देयरफॉर यहां पर आर विल बिकम इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। सो ये आर ए से आर बी का डिस्टेंस ही आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? सो देयरफॉर आपकी होमो न्यूक्लियस या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ एटम ए प्लस द रेडियस ऑफ एटम बी। और क्योंकि दोनों सेम है, यहां पर आर ए और आर बी बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? आई रिपीट, क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लेकिन बच्चा लोग, क्या हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बनता है? जी नहीं, कभी कभी ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी दिखाई देता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? तो देखो, जैसे मान लो HCl है मेरे पास। अब भाई HCl तो छोटू मोटू होता है, कुछ पुचू होता है, कुछ पुचू। तो मान लो तुम्हारा कुछ पुचू वाला हाइड्रोजन हो गया। अब ये क्लोरीन से जुड़ा, अब क्लोरीन का तो न्यूक्लियस ही बड़ा है भाई साहब, क्योंकि बड़ा एटम है भाई साहब।
तो ये बड़ा एटम हो गया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके सर, आपके साथ कोई परेशानी नहीं हो सकती, हमें आप पर पूरा भरोसा है। नमस्कार बहनों और भाइयों, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और चकाचक पढ़ाई चल रही है। चलिए, तो ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी, आनंद की अनुभूति हुई। ये मैंने इसका प्यारा सा मोटा सा न्यूक्लियस बना दिया। अब ये मॉलिक्यूल हम लोग लेकर चल रहे हैं HCl का। अब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट से ये डिस्टेंस है RB और लेट से ये डिस्टेंस है RA। तो यहां पर जब आप यहां से यहां का डिस्टेंस लोगे, दैट विल बी इक्वल टू R, दैट विल बी इक्वल टू R। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर योर RA इज नॉट इक्वल टू RB। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी आपका जो रेडियस होगा, यानी यहां पर भी आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, वो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू RA प्लस RB। रेडियस ऑफ एटम A प्लस रेडियस ऑफ एटम B दोनों ही सेम होगी। बस यहां पर क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस मान लो, इसका रेडियस 0.59 पिकोमीटर्स होगा, इसका रेडियस मान लो 99 पिकोमीटर्स होगा। सो टोटल निकल जाएगा 99.59 पिकोमीटर। ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। समझ गए? ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा, लेकिन ये वर्क इस तरीके से करेगा। क्या आपको ये बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? कोई परेशानी? अच्छा, एक सवाल आपके मन में आएगा, सर हमें बॉन्ड लेंथ पता कैसे चलेगी? क्या हमारे पास में इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। सो आप लिखेंगे यहां पर बॉन्ड लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, सर ये एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली जा सकती है? तो बेटा एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से इसको निकाला जा सकता है, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। क्या ये चीज यहां तक सबको क्लियर हो गई? कोई परेशानी इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की? मेरा सीरी पागल हो गया है, मैंने यहाँ पर बोला स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, तो सीरी ने वहां पर उसकी डेफिनेशन बोलना चालू कर दी। आईफोन वाले भी पागल है रे बाबा, एंड्रॉइड ही अच्छा था। ये देवा क्या आईफोन बनेगा रे तू, क्या आईफोन बनेगा रे? चलो नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो लाडलो, नोट करो भाई, नोट करो। हाँ, नोट इट डाउन फटाफट से। डन? ओके। अच्छा, इसके अलावा पता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा एक चीज और होती है। क्या आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? सर एक और चीज क्या बोल रहे हो आप, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सोचो, क्या हो सकता है? सोचो। वेंडरवॉल, यस। इसके अलावा दो एटम्स एक दूसरे के साथ वेंडरवॉल बॉन्ड से भी तो जुड़ सकते हैं, वेंडरवॉल फोर्स से भी तो जुड़ सकते हैं। तो सर वेंडरवॉल फोर्स क्या बताता है? आपको याद करो, मैंने वेंडरवॉल रेडियस बताया था। जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये एक क्लोरीन का एटम है, ट्याऊ 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 ट्याऊ। एक और क्लोरीन का एटम है, ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये बढ़िया हवा में उड़ रहे हैं, ला 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 करके बढ़िया आराम से हवा में उड़ रहे हैं। अचानक से यहां पर एक दूसरा क्लोरीन का एटम आ गया, और ये क्लोरीन का एटम लेट से इससे जुड़ा हुआ है, ला 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 ला। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, मतलब जुड़े हुए ये दोनों आपस में हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। अगर आपको याद हो तो इसका और इसका हमने बॉन्ड लेंथ निकाली थी 198 पिकोमीटर्स।
मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस आर ए और यहां से यहां का डिस्टेंस आर बी, आर ए और आर बी दोनों ही 99 पिकोमीटर्स था। सो टोटल आर हो गया था आर ए प्लस आर बी, यानी 99 प्लस 99 यानी कि 198। तो ओवरऑल रेडियस हो गया था यहां पर 198 पिकोमीटर, यानी यहां पर बॉन्ड लेंथ हो गई थी 198 पिकोमीटर। लेकिन यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द वेंडर वॉल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? ये एक वेंडर वॉल फोर्स है। तो वेंडर वॉल फोर्स की वजह से जब दो अलग अलग क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इन दोनों के बीच का ये जो हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालते हैं ये ज्यादा निकल के आती है, लगभग 360 पिकोमीटर्स निकल के आती है। सो दिस रेडियस इज कॉल्ड एज वेंडर वॉल रेडियस। इसे क्या बोला जाता है? वेंडर वॉल रेडियस। कौन सा रेडियस? वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल रेडियस कैसे निकलता है? R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी से। यहां पर रेडियस के नीचे VDW लिखा जाता है, वेंडर वॉल रेडियस। यहां पर इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस इस 180 पिकोमीटर्स और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज अगेन 180 पिकोमीटर्स। मतलब ये जो 360 पिकोमीटर्स निकल के आया दैट इज बिकॉज ऑफ 180 प्लस 180 पिकोमीटर्स। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो वेंडर वॉल जो फोर्स होता है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने की वजह से इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब जो वेंडर वॉल फोर्स से बनने वाली जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगी। तो वेंडर वॉल लेंथ क्या बताती है? तो बेसिकली वेंडर वॉल बॉन्ड लेंथ signifies the overall size of an atom। एक एटम का ओवरऑल साइज क्या है ये आपको वो बताता है। खैर ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए था। आपको तो खास तौर पर बॉन्ड लेंथ याद रखनी है कि भैया बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब अगर आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ 198 है। लेकिन अगर वेंडर वॉल बॉन्ड का कोई लेंथ पूछे, यानी वेंडर वॉल फोर्स की वजह से ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं इसकी अगर कोई आपसे लेंथ पूछे तो आप लिखेंगे 360 पिकोमीटर, क्योंकि दोनों में फर्क है। वेंडर वॉल फोर्स कमजोर होते तो एटम एक दूसरे से दूर होते। चलिए फटाफट से इसको छाप लीजिए, फटाफट से इसको छाप लो ताकि फिर हम लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ सकें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो बॉन्ड लेंथ समझ लेने के बाद, बॉन्ड लेंथ समझ गए ना भाई? कोई स्कूल में नहीं पूछता, बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए यार। इंट्रोडक्टरी टर्म है, समझा करो। हर चीज को इतना सीरियसली लेके पढ़ने की जरूरत नहीं होती लाइफ में भाई। बॉन्ड लेंथ ना IIT पूछेगा, ना नीट पूछेगा, ना स्कूल वाला पूछेगा। बॉन्ड लेंथ क्यों पढ़ाया? ताकि पता रहे कि बॉन्ड लेंथ होता क्या ससुरा, वरना पहले पता नहीं चलता बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो एटम के बीच में बनता है। वो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए, होमो एटॉमिक हो, हेट्रो एटॉमिक हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इज योर बॉन्ड एंगल, ANGLE। मैं हमेशा एंगल और एंजल्स के स्पेलिंग में कंफ्यूज रहता हूं, आपको पता ही है। मैं बचपन में लिटिल एंजल्स में पढ़ता था तो मैंने एक बार लिटिल एंगल लिख दिया था, बहुत जूते पड़े थे। तब से मैं एंगल को भी एंजल्स ही लिखता हूं। तो फिर मैथ्स वाले ने मारा, क्या करूं मैं? तो बॉन्ड एंगल। अब देखो बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या है। देखो आज जब मैथ्स देखते हो, जैसे मैथ्स में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो इसका कोई एंगल नहीं होगा, आप इसका एंगल नहीं निकाल सकते। यानी अगर आपको एंगल निकालना हो तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर आपको एंगल निकालना हो तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये अब आप बताओगे कि इसका एंगल 90 डिग्री है, समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी बॉन्ड एंगल की बात आए तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल चूज करना है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम्स हो। जैसे कि HCl कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा, HBr कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा, HF कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा,
OH नेगेटिव, कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? सो बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल at which the orbitals of the atom at which the orbitals of central atom, अब सर ये सेंट्रल एटम क्या है 2 मिनट में समझा देता हूं। the orbitals of central atoms are aligned in order to form अ मॉलिक्यूल। मतलब मान लो तुम्हारे पास में एक सेंट्रल एटम है, मान लो आपके पास में एक सेंट्रल एटम है। अब ये सेंट्रल एटम कौन है? लेट्स से ऑक्सीजन है। अब बेटा ऑक्सीजन के अंदर टोटल अगर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके 2px 2py और 2pz में इसमें 1 2 3 और 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सभी लोग इस बात को जानते हो कि जब कभी भी कोई एटम बॉन्डिंग के लिए जाता है तो बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है। तो आपके ऑक्सीजन का वैलेंस शेल हो गया सेकेंड शेल। अच्छा, बॉन्डिंग क्यों करी जाती है? सर अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना पड़ेगा। तो ये वाले ऑर्बिटल्स में आप देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी पेयर्ड, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लोन पेयर। लोन पेयर मतलब अकेले रहने वाले, अपने आपस में साथ साथ रहने वाले, किसी और के साथ कोई बॉन्डिंग या कोई पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। सो दे आर लोन पेयर। लेकिन जब आप इन दोनों को देखते हो तो ये दोनों अनपेयर्ड है, सो दीज आर बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर मैंने ऑक्सीजन के ये 2 लोन पेयर बना दिए, ये 2 लोन पेयर बना दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से बेचारे थोड़े दूर हो जाएंगे। अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये देखो इस तरीके से ऑक्सीजन ने अपने आप को एनवायरनमेंट में जमा के रखा। अच्छा सर ये वाटर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? बेटा ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऊपर के 2 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर पहली बात तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर इनको रिपेल करने के बाद ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला और ये वाला, इसमें भी इनका रिपल्शन फील होगा, इसमें भी इसका रिपल्शन फील होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपल्शन करने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल अब आप जब नापोगे तो वो 104 डिग्रीज के आसपास का आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, जरा मान लीजिए अगर आपके पास में कार्बन है तो H इन सब का बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्रीज होता है। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में अमोनिया है तो देखो अमोनिया में तुमको एक लोन पेयर दिखेगा और ये 3 लोग बॉन्ड बनाएंगे, H और H, तो इसका बॉन्ड एंगल तुमको दिखेगा 107.5 डिग्रीज। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो ये सब भी बॉन्ड एंगल है। अच्छा बॉन्ड एंगल कैसे निकाले जाते हैं? अगेन बॉन्ड एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, दीज वैल्यूज बॉन्ड एंगल की वैल्यूज कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, यानी आप लोगों को इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंटली भी कैसे निकलेगी? अगेन बाय आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, यानी अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी करी है, और बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब सर ये सब क्या होता है? ये सब हम लोग कॉलेज में देखते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो कॉलेज में भी इनफैक्ट यूज नहीं किए जाते, ये रिसर्च लेवल पे काम होता है, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो पढ़ना है कि भैया बॉन्ड एंगल क्या होता है। क्या यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी स्पेशल क्लासेस वहाँ पर जो होती हैं हमारी,
अगर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी तो आपको उसके लिए कोड यूज़ करना है ग्रेविटी, यानी अपने ग्रेविटी सर्कल का ग्रेविटी। अनअकैडमी पे जाकर आप अपना मोबाइल नंबर देकर आप अपनी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज़ करके आप अपनी कैटेगरी पर जाएंगे, क्लास 6 to 12। वहाँ पर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन क्लिक करेंगे और वहाँ पर यूज़र प्लान जो होता है अनलॉक द फ्री प्लान, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ग्रेविटी लिखेंगे। आप सेल्फ स्टडी का भी यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पर जाकर फ्री लाइव क्लासेस पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी पर जाकर फाइंड द बेस्ट कोर्सेज एंड बैचेस पे जाकर आप मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स के बैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया, रेज अ हैंड फीचर। गाइज, रेज अ हैंड फीचर में आप लोग डायरेक्टली मुझसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हो वाइल टेकिंग द क्लासेस। तो रेज अ हैंड फीचर अनअकैडमी का USP है। आप आस्क का डाउट फीचर भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट के पास में क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अनअकैडमी पर डाउट एंड सॉल्यूशंस 24/7 अवेलेबल है। आपको बस एक फोटोग्राफ खींचकर वहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गाइज आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको ढेर सारी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी और स्टडी मटेरियल। टॉप एडुकेटर्स तो यहाँ पर है ही। गाइज, अनअकैडमी पर अभी एक बहुत बम्पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको IIT JEE विद फाउंडेशन या नीट UG विद फाउंडेशन लेना है। अगर आप अभी क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जो एक्चुअल प्राइस वाला जो 75,500 का है वो 61,000 में मिलेगा और नीट का आपको 57,000 में मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ टॉप 500 एडुकेटर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। ये जल्दी से जल्दी इस पर एनरोल कर लीजिए। एंड गाइज, लेट्स क्रैक इट। ओके, तो हो गया आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पर कंप्लीट। बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स देखने को मिलेंगे, हु ऑब्जर्व सर ने टी शर्ट बदल ली, हु ऑब्जर्व सर के कपड़े बदल गए। भाई साहब क्या करें, बहुत बहुत तकलीफ़ों में रिकॉर्डिंग करना पड़ती है, बहुत तकलीफ होती है, चारों ओर तकलीफ़ों का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तीसरी बात हम लोग करेंगे बॉन्ड इंथैल्पी की। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड इंथैल्पी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, IIT हो, मतलब नीट हो, JEE हो, एम्स हो, कोई XYZ एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड हो, इनको कोई पूछता नहीं है। समझो बात को, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये कोई पूछता नहीं है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आपके सामने वर्ड आएगा बॉन्ड इंथैल्पी तो आप समझ पाओगे कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होती है। तो ये आपको समझा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी, अब देखो बॉन्ड इंथैल्पी के मेरे हिसाब से यहां पर दो मतलब है। बॉन्ड इंथैल्पी के मेरे हिसाब से दो मतलब, जब अपन आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तब ये चीज आपको वैसे तो क्लियर होगी। पर एक बात समझना, बॉन्ड इंथैल्पी, सो इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। बॉन्ड इंथैल्पी इज द अमाउंट, बॉन्ड इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond present in a molecule। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब आपके पास में अगर 1 मोल बॉन्ड्स हैं, उन 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। कुछ किताबों में इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। इसको एक और नाम दे दिया जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। और इसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यानी कि अगर आपका 1 मोल बॉन्ड बनता है तो 1 मोल बॉन्ड बनने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज करी जाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए मेरे पास में एक हाइड्रोजन का एटम है, मेरे पास में दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। मुझे एक बात बताइए, अभी ये दोनों हाइड्रोजन के एटम अपने पास में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर वेले घूम रहे होंगे? बिल्कुल वेले होंगे। अच्छा, क्योंकि अभी इन दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में होंगे। तलाश क्यों कर रहे होंगे? ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ड्यूप्लेट बना ले, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ड्यूप्लेट बना ले, और ये दोनों स्टेबल हो जाए। मतलब ये दोनों अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तलाश में है। अब अगर ये स्टेबिलिटी की तलाश में है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको एक टर्म हमेशा सिखाई है, एक चीज हमेशा सिखाई है कि भाई साहब एनर्जी और स्टेबिलिटी का 36 का आंकड़ा है। मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी हुई हमें, तो हमें एनर्जी कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये दोनों जब कंबाइन होंगे और H2 नामक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी होगी। स्टेबिलिटी बढ़ चुकी होगी तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यहां पर अभी इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब ये H2 बन गया तो इसकी एनर्जी लो हो गई। क्यों लो हो गई? क्योंकि अभी इनकी स्टेबिलिटी इस समय, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा थी तो अभी हाईली अनस्टेबल थे, लेकिन अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों एटम जुड़कर H2 बनाए, H2 बनाए मतलब H2 के अंदर आपको बेसिकली यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। इस H2 के अंदर आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनको छोड़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी इनको छोड़नी पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे डेल्टा H, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी, दैट विल बी इक्वल टू -435 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी छोड़नी पड़ी, इतनी एनर्जी निकाली गई। और जब कभी भी एनर्जी के ऊपर माइनस का साइन आता है, ये इस बात को प्रूफ करता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। मतलब एनर्जी छोड़ी गई। क्यों? क्योंकि जब मैं रिएक्टेंट था, जब मैं एटम था, मेरे पास में एनर्जी ज्यादा थी। जब मैं मॉलिक्यूल बन गया, जब मैं एक स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करके एक मॉलिक्यूल का रूप ले लिया, मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सब रिलीज हो गई। तो वो जो रिलीज हुई कहाँ गई? इन्वायरमेंट में गई। तो माइनस का साइन। सर माइनस का साइन क्यों लिखा गया? क्योंकि माइनस का साइन, दिस नेगेटिव साइन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल। आपके मॉलिक्यूल से एनर्जी का लॉस होना कहां? इनटू सराउंडिंग, यानी आसपास। इनटू सराउंडिंग मतलब कि आसपास आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो अचानक से ये मार्कर उस केमिकल रिएक्शन के साथ अगर गर्म फील होने लगे, मतलब कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एनर्जी छोड़ रहा है। तो छोड़ रहा है किसमें? सराउंडिंग में। ये मार्कर मेरा सराउंडिंग है, तो ये गर्म होने लगेगा। तो जब दो एटम कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो एनर्जी छोड़ी जा रही है, दैट इज योर बॉन्ड इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यानी जब 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइन करके 1 मोल हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस बनाएंगे, मतलब जब वो 1 मोल बॉन्ड बनाएंगे, तब उनके द्वारा 435 किलोजूल पर मोल की एनर्जी लगेगी। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं कि मेरे पास में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मेरे पास में एक H2 नामक गैस है, मुझे इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे इस मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी मुझे इसे सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये अपने वापस से एटॉमिक फॉर्म में आ जाए। यानी मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी सर। इसकी वैल्यू आप लिखेंगे डेल्टा H, माइनस की जगह आप लोग लगा देंगे प्लस का साइन, प्लस 435 किलो जूल्स पर मोल। मतलब आपने क्या करा? आपने बस एक काम करा, पहले
जब ये दोनों जुड़ रहे थे तो इन्होंने इतनी एनर्जी छोड़ी, अब हमें इसी को तोड़ना है, तो भाई जितनी छोड़ी थी उतनी वापस से दे दो, तो ये वापस से टूट जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन क्लियरली शो कर रही है कि ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एंडो मतलब आपने इनको हीट दी, और ये प्लस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपने एनर्जी अब्सॉर्ब करा, यानी एब्सॉर्प्शन, ABSOR, अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब करी गई और यहां पर एनर्जी गेन करी गई, किसके द्वारा, इस मॉलिक्यूल के द्वारा। इस मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी गेन करी, इतनी एनर्जी गेन करने के बाद उसका ये बॉन्ड टूटा और ये अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी पॉजिटिव साइन, एंड बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज करी जाती है, मतलब नेगेटिव साइन। जब बॉन्ड बनेगा नेगेटिव साइन में एनर्जी दिखेगी, मतलब वो एक्सोथर्मिक होगी। जब बॉन्ड टूटेगा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो एंडोथर्मिक होगी। ये दोनों ही बॉन्ड इंथैल्पी कहलाती है, बस दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, साइन का फर्क होता है, बस साइन का फर्क होता है। आपको बस चेक करना है कि साइन क्या है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? पक्की बात, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये तो हो गई आपके मोनो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, आई वुड से डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे मान लो तुम्हारे पास में O2 है, ये। तो अब इसके लिए आपने क्या किया होगा मुझे बताओ, आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब आपको इस O2 को तोड़ के इसे 2 ऑक्सीजन में अलग अलग करना है, तो आपको इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। जब बॉन्ड तोड़ोगे तब एनर्जी देनी पड़ती है, तो कितनी एनर्जी दोगे, प्लस लेट्स से 496 किलो जूल। अच्छा, ये वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी आप ऐसी वैल्यूज देखोगे आगे भविष्य में, समझा रहा हूं मैं। तो जब कभी भी आपके पास में से डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे H2 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, Cl2 आ गया, F2 आ गया, Br2 आ गया, ये सब के अंदर तो आप डायरेक्टली एक वैल्यू निकाल सकते हो, भाई इतनी एनर्जी दी, 2 एटम टूटे, अलग हो गया मामला। लेकिन अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं आपसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो क्या होगा, चलिए उसका हम लोग एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा लफड़ा रहता है। देखो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हमें निकालना पड़ता है, थोड़ा वहां पे मैथमेटिक्स लग जाएगा। इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, इमेजिन करो आपके पास में एक मीथेन का मॉलिक्यूल है ना। मीथेन के अंदर तो 4 एटम है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने पर इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यहां पर आप लिखेंगे इसकी वैल्यू A किलो जूल्स पर मोल। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। देखो मेरी बात समझना, अच्छा इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू हमेशा आने वाली वैल्यू से ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी ये मॉलिक्यूल एकदम स्टेबल है। देखो इस कार्बन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एकदम प्यारा सा ऑक्टेट बना रखा है, बढ़िया स्टेबल है, एकदम शानदार स्टेबल है। अब आप अचानक से इसको बोल रहे हो कि तू इस बॉन्ड को तोड़ के अनस्टेबल हो जाए, यानी अब ये बन गया एक तरीके से कार्बन का रेडिकल, ये बन गया कार्बन का रेडिकल। भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब ये रेडिकल तो हमेशा अनस्टेबल होता है। तो बेटा जब आप किसी स्टेबल चीज को पहली बार अनस्टेबल करोगे तो हमेशा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं YouTube से दाल रोटी कमाता हूं, अनअकैडमी से घर की किस्त भरता हूं, और बस अभी मैं स्टेबल हूं। अब आप मेरे को अचानक से बोल दो कि अनअकैडमी छोड़ दो, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दो और होटल के बिजनेस में लग जाओ, खाना बनाना चालू कर दो, तो मैं यार अभी तो स्टेबल फील कर रहा हूँ, अभी तो भगवान की कृपा से मैं स्टेबल हूँ, दाल रोटी चल रही है। अब अचानक से मैं ये सब बंद करके अगर होटल में खाना बनाना चालू कर दूँ, क्या गारंटी है कि मैं चल पाऊंगा या नहीं? मतलब मेरे को अभी वो चीज़ तो अनस्टेबल दिख रही है। तो मेरे को स्टेबिलिटी से अगर कोई अनस्टेबिलिटी की ओर लेके जाएगा तो मैं क्या डिमांड करूंगा? पैसा। मैं बोलूंगा यूट्यूब छोड़ने का मेरे को 10 करोड़ दे दे, अनअकैडमी छोड़ने का मेरे को 50 करोड़ दे दे, टोटल में 60 करोड़ रुपए लेके होटल बिजनेस में कूद सकता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है अगर होटल नहीं भी चलेगा तो 60 करोड़ रुपए बैंक में होंगे, तो मेरी जीवन आराम से कटेगा। समझ रहे हो? मैं ज्यादा पैसे की डिमांड करूंगा। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक उसी तरह एक स्टेबल मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो हमेशा ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा, वो हमें तोड़ने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अब एक बार अगर वो वेला हो गया, मान लो मैंने अनअकैडमी और यूट्यूब छोड़ के होटल चालू कर दिया, अब नहीं चला होटल, तब क्या वेला हूं? कुछ और कर लूंगा, कैफे खोल के बैठ जाऊंगा। भाई अनस्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर जाने में क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो अब आप जब इस फ्री रेडिकल को वापस से एनर्जी दोगे ताकि इसके पास में अब 2 हाइड्रोजन बच जाएं और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए और 1 हाइड्रोजन और निकल जाए, तो यहां पर आपको फिर इसको एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। तो एनर्जी देने की वजह से अब आप इसको दोगे 20 किलो जूल पर मोल, जो कि थोड़ी कम होगी, ए के मुकाबले कम होगी, क्योंकि अनस्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है। फिर आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे ताकि अब इसके बाद में सिर्फ 1 हाइड्रोजन ले जाए और 3 इलेक्ट्रॉन ले जाए और 1 हाइड्रोजन इसको छोड़कर चला जाए। यहां पर जो आपने इसको एनर्जी दी, लेट से ये प्लस सी किलो जूल पर मोल की दी, आपने इसको फिर एनर्जी दी ताकि इसके पास में सिर्फ कार्बन रह जाए और 1 हाइड्रोजन इसको छोड़कर फिर चला जाए। तो ऐसे केस में डेल्टा एच आपने इसको लेट से डी किलो जूल्स पर मोल का दे दिया। ठीक है? तो अब आपके पास में यहां पर 4 स्टेप हो गई। अब आपके पास में यहां पर 4 स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। आपके पास में यहां पर 4 एनर्जी हो गई। एनर्जी नंबर 1, एनर्जी रिलीज नंबर 2, सॉरी एनर्जी अब्सॉर्ब नंबर 3 एंड एनर्जी अब्सॉर्ब नंबर 4। अब इसमें से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया मुझे तो आप ये बताओ कि जब मैं मीथेन को तोड़ूंगा तो इन 4 बॉन्ड्स को तोड़ने की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगी? बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी? क्या चारों लिखोगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्या चारों सेम है? नहीं। तो यहां पर आप लोग यूज करेंगे एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। यहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। नाउ व्हाट इज एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी? आपको क्या करना है? आपको सारी बॉन्ड इंथैल्पीज को ऐड करना है, ए, बी, सी और डी, और टोटल कितने बॉन्ड्स है? 4। तो एवरेज निकाल लेना है। तो लेट्स से इसका एवरेज निकल के आया ई, तो आप यहां पर लिखेंगे इसकी बॉन्ड इंथैल्पी ई किलो जूल्स पर मोल है। यानी एवरेज आपको कार्बन के अंदर मौजूद चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी एवरेज में देनी है। मैं इसको एक लाइव एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। मैं एक वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर चलता हूं। लेट्स से आपके पास में एक वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। अभी ये पूरा एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। आपने क्या करा? आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। लेट्स से एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इसका एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन टूट के अलग हो गया। अब यहां पर बचा O, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन के साथ ये OH बना हुआ है और इसका एक हाइड्रोजन अलग हो गया। इस स्टेप में आप जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 502 किलो जूल्स पर मोल की, 502 किलो जूल पर मोल की। ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। फिर आप इस OH को वापस से हीट करेंगे स्टेप नंबर 2 में। अब ये ऑक्सीजन अलग हो गया और आपका ये हाइड्रोजन अलग हो गया। यहां पर स्टेप नंबर 2 में आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी 426 किलो जूल्स पर मोल की। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, अगर आप नेगेटिव लगाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि भैया अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है इन ऑक्सीजन एंड 2H में,
तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं एवरेज कर लूंगा। मैं लिखूंगा भैया 502, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी मुझे निकालनी है, तो मैं लिखूंगा 502 पहले स्टेप की, दूसरे स्टेप की 426 डिवाइडेड बाय 2, 6 और 2 8, 2 और 0 2, 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 2, तो जाएगा 2 4 8, 1 कैरी 464, 464, तो जाएगा 464 किलो जूल्स पर मोल। यानी आपको एवरेज हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको या इसको तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए। ये एक तरीका होता है, एक चीजों को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है। बोलो क्या इसके अंदर किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई आपदा? पक्की बात? चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग हमारी क्लास के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको यहां पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा बॉन्ड ऑर्डर का, सिर्फ और सिर्फ आपकी उससे पहचान करवाऊंगा, आपकी दोस्ती करवाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर ठीक से विथ फॉर्मूला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर समझाया जाएगा। चलिए तो लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, फिर हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तब हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन रेजोनेंस का असली मजा तो भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों को ही आता है। यहां तो मजा ही नहीं आता। रेजोनेंस तो क्या सिर्फ समझने की टर्म है, लेकिन मजे हम लोग उसके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दबा के लेंगे, एकदम मस्त वाले। अभी रेजोनेंस की बात छोड़ते हैं, अभी तो हम लोग हमारे बॉन्ड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। अभी के लिए सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या समझना है? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन अ मॉलिक्यूल या इन बिटवीन टू एटम्स। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड मौजूद है, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में हाइड्रोजन है, तो आप लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड होता है, सो देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर दो बॉन्ड दिखते हैं O2 के अंदर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। फिर आपके पास में है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर आपके 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अभी के लिए इतना समझो। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैन नेवर बी इन डेसिमल्स, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर और भी तगड़ी चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? ठीक है, ग्रेट। अच्छा एक छोटी सी बात आप समझ लो, एक छोटी सी बात आप समझ लो, एस द नंबर ऑफ बॉन्ड, ऐसा लिख सकता हूं मैं, एज द बॉन्ड ऑर्डर, एज द बॉन्ड ऑर्डर, एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, bond length decreases, hence bond enthalpy increases। क्या ये वाली बात आपको पल्ले पड़ी? क्या ये वाली बात आपको पल्ले पड़ी? नहीं? चलिए मैं समझाता हूं। अगर कार्बन कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 दिखाई देगा। दैट मींस यहां पर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर्स की है। कितनी है? 154 पिकोमीटर्स की। अब मान लीजिए यहां पर कार्बन कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड, तो यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। आप देखेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होकर 134 पिकोमीटर्स हो गई है। फिर अगर आपने देखा कि कार्बन कार्बन में तो भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, तो इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होकर हो जाती है 120 पिकोमीटर्स। अब अगर मैं इनकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात करूं, अब अगर मैं इनकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात करूं, तो बॉन्ड टूटने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी है,
या बॉन्ड बनने पर सबसे ज्यादा एनर्जी यही छोड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर अल्टीमेटली आपका सिंगल बॉन्ड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो अब अगली क्लास में अपन मिलेंगे। जब अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग वीएससीपीआर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ चलेंगे। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो।